जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? अच्छा ये हम डिस्कस कर रहे हैं आपका इनकम टैक्स का पोर्शन, आपकी कैफ 2 टैक्स प्रैक्टिसेज़ के सिलेबस में से। अगर आप सीए के स्टूडेंट हैं तो ये स्पेसिफिकली आपके लिए बनाया हुआ है। अगर आप आईसीएमए के स्टूडेंट हैं, अगर आप पिप्फा पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं और अगर आप एसीसीए में पेपर में जो आपने सेलेक्ट किया है वो आपने पाकिस्तान का टैक्स सेलेक्ट किया है F6 के लिए, तो फिर भी आप ये यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो सिलेबस में कंटेंट गिवन है, जो सेक्शंस इंक्लूड किए जाते हैं, वो सेम ही है क्योंकि सबका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेम है। जी, आज की इस वीडियो में हमने जो स्टार्ट करना है आपके सिलेबस का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट हेड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? वो है इनकम फ्रॉम बिज़नेस। अगर मैं आपकी आईकैप की बुक जो है कैफ 2 की जिसको मैं एज़ यहाँ पर सोर्स यूज़ करता हूँ, जहाँ से आपको मैं चीज़ें पढ़ाता हूँ, वहाँ से स्टडी रीडिंग करता हूँ। तो आईकैप की बुक ने आपके इनकम फ्रॉम बिज़नेस के चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम अपने चैप्टर्स को इन डिटेल स्टडी करने इन डिटेल जाने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब आप लेक्चर सुनते हैं, अगर आपको लेक्चर सुनने से कोई फ़ायदा हुआ है या आपने कोई चीज़ सीखी है या आपको कोई कन्फ्यूज़न आपकी क्लियर हुई है या आपने कुछ समझा है, आपको ज़रा-सा भी कोई फ़ायदा हुआ है तो काइंडली आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। आप उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं, आप उसके लिए लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि ये जो लेक्चर्स हैं, ये जो वीडियोज़ हैं किसी और की हेल्प कर सकते हैं, तो आप इन प्लेलिस्ट को यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पर एक सीक्वेंस में, एक सीरीज़ में लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, टॉपिक वाइज़, चैप्टर वाइज़, तो आप उसका लिंक अपने फ्रेंड से अपनी कम्युनिटी में शेयर कर दें। जी, हमने आज की इस लेक्चर में क्या सीखना है? हमने आज की इस लेक्चर में सीखना है कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली बिज़नेस क्या है? क्योंकि वैसे हमने पढ़ा हुआ है कि बिज़नेस क्या है? आपने अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा, आपने बिज़नेस मैनेजमेंट में भी पढ़ा होगा, ठीक है? और आपने कंपनी लॉ में भी पढ़ा होगा कि बिज़नेस की 3 टाइप्स होती हैं आपकी, वो चीज़ें क्या होती हैं? आज हम बिज़नेस को देखेंगे टैक्स के पर्सपेक्टिव से। हम जब बिज़नेस को टैक्स के पर्सपेक्टिव से समझ लेंगे, देख लेंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे कि यार मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए ना कि मैंने ये चैप्टर पढ़ के एट द एंड फाइनल मैंने चीज़ क्या निकालनी है, ठीक है ना? इस चैप्टर को मैंने पढ़ने का पर्पज़ क्या है? जो मैंने हेड इंक्लूड किया हुआ है कि मैंने एंड तक जाना कहाँ पर है? फिर हम देखेंगे कि जनाब आपके जो बिज़नेस के रिलेटेड आपकी बुक में या जो आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो कुछ उन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं, जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, जनरल रूल्स हैं, जो अप्लाई होने हैं, हम वो डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे डिडक्शंस, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में हमारा ये क्या है, एजेंडा है, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका मशहूर ज़माना, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन डिडक्शंस नॉट अलाउड। अकाउंटिंग के लिहाज से वो हमारे एक्सपेंसेस होंगे। वो जनरली भी हमारे एक्सपेंसेस एक्चुअली में भी होते हैं, लेकिन आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कुछ कंडीशंस लगा दी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सैलरी, इनकम टैक्स लॉ कहता है कि अगर एक पर्सन, ठीक है, किसी अपने एम्प्लॉयी को सैलरी 25,000 या उससे ज़्यादा देता है, तो उसको क्रॉस चेक के थ्रू देनी है। मतलब अपने बैंक अकाउंट से उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करनी है। ठीक है? अगर 25,000 या उससे ज़्यादा की अमाउंट वो कैश में देता है, तो पूरे की पूरी जो वो अमाउंट है उस एम्प्लॉयी की सैलरी है, वो आपको टैक्स पर्पज़ के लिए एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। ये एक एग्ज़ाम्पल थी मोस्ट कॉमन, ठीक है? हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ये अब हम मूव ऑन करते हैं अपने आप की स्टडी टेक्स्ट की तरफ। चैप्टर 7 इनकम फ्रॉम बिज़नेस पार्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं। ये आपकी बुक में सबसे पहले वो बताता है कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि बिज़नेस क्या है और एम्प्लॉयमेंट क्या है। अगर आपकी एक एम्प्लॉयमेंट इनकम है, तो आपकी वो टैक्स होगी इनकम फ्रॉम सैलरी में। तो अदरवाइज़ अगर आपकी बिज़नेस इनकम है, तो वो आपकी इस हेड में फ़ॉल करेगी। उन्होंने आपको यहाँ पर 3 एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, आपने पढ़ लेनी है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। ये अब हम जाते हैं कि इनकम फ्रॉम बिज़नेस में, जो आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 है, वो डिफ़ाइन करता है, बिज़नेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, ठीक है?
मतलब आप फिनिश गुड्स परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं स्मॉल लेवल पर। अगर आप फिनिश गुड्स परचेज़ करते हैं, उनको मार्केट में फिर सेल करते हैं लार्ज लेवल पर। अगर आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर उनको मार्केट में सेल करते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करते हैं या होलसेलर को सेल करते हैं या रिटेलर को सेल करते हैं या एंड कंज्यूमर को सेल करते हैं, ठीक है? आप मैन्युफैक्चरर बन जाएँगे क्योंकि आप वो चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। प्रोफेशन आप कोई सर्विसेज़ दे रहे हैं। मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ या मैं कॉलेज की एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ या हम ले लेते हैं ऑडिट फर्म, जो हमारी सीए की फर्म्स होती हैं, वो क्या करती हैं सर्विसेज़ देती हैं। वो उनका बिज़नेस है, ठीक है? वो प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ दे रही हैं, ऑडिट कर रही हैं, बुक कीपिंग कर रही हैं, टैक्स एडवाइज़री देती हैं, ठीक है? फाइनेंशियल एडवाइज़री देती हैं, कॉर्पोरेट एडवाइज़री एडवाइज़री का काम करती हैं। ये आपकी सारी किसमें फ़ॉल करती हैं? प्रोफ़ेशन में फ़ॉल करती हैं। ये है कि आप कंटीन्यूअसली ये काम कर रही हैं। ठीक है ना? आप कर रहे हैं, कर रही हैं, तो वो आपका बिज़नेस में फ़ॉल करता है। फिर लॉ कहता है कि आप ऐसा कोई काम एज़ अ एडवेंचर या वन ऑफ इवेंट भी करते हैं, वो भी आपका क्या होगा? अगर आप एक दफ़ा ही करते हैं इन पाँचों में से कोई काम, वो आपको किसमें फ़ॉल करेगा? बिज़नेस में फ़ॉल करता है। वो कहता है कि बट डज़ नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है? अगर आप जैसे कि एक फर्म में जो मैनेजर होगा, जो डायरेक्टर होगा, इवन कि जो डायरेक्टर होगा, जो हमारी सीए फर्म में जो डायरेक्टर होते हैं, मैनेजर होते हैं, सीनियर मैनेजर होते हैं, वो भी तो क्या कर रहे होते हैं, सर्विसेज़ ही दे रहे होते हैं, ऑडिट ही कर रहे होते हैं, एडवाइज़री ही दे रहे होते हैं, लेकिन वो एज़ ए एम्प्लॉयी बनकर दे रहे होते हैं, जो फर्म के पार्टनर्स होते हैं, फिर उनकी जो इनकम होगी वो पार्टनरशिप और जो फर्म की एज़ ए होल जो इनकम होगी, वो इनकम फ्रॉम बिज़नेस होगी। जो मैनेजर की या डायरेक्टर की जो एज़ ए इंडिविजुअल बेसिस पे इनकम होगी, वो सैलरी में फ़ॉल करेगी। आगे उसने कुछ जहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स आपको दिए हैं कि ये आपकी क्या करती है इनकम फ्रॉम बिज़नेस में फ़ॉल करती हैं। ठीक है? ये बहुत आसान सी हैं। द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिज़नेस कैरिड ऑन बाय अ पर्सन एट एनी टाइम इन अ टैक्स ईयर। ठीक है ना? हम पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग इनकम्स ऑफ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम बिज़नेस एक्सक्लूडिंग इनकम्स कवर्ड अंडर फाइनल टैक्स regime। क्योंकि फाइनल टैक्स regime की टैक्सेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप इस लाइन को समझने के लिखी भी नहीं है। ठीक है? आप इसको इग्नोर कर दें। ये आपके लिए यहाँ पर क्या आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ये आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। आगे उन्होंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स लिखी हैं, आप वो पढ़ लें, काफ़ी आसान सी हैं, उसमें कोई मुश्किल मुश्किल बात नहीं है, मैं 1-2 पढ़ लेता हूँ। जो हमने एक पहले पढ़ी है कि कोई बिज़नेस है, वो किस पूरे टैक्स ईयर में जो भी प्रॉफ़िट अर्न करता है या गेन अर्न करता है, तो उस पे क्या करेगा वो टैक्स पे करेगा। एन इनकम derived बाय एनी ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स, ठीक है? तो ये भी आपकी क्या होगी उसमें फॉल करती है। अब टू इट्स मेंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि आपके क्लब्स बने होते हैं, जैसे कि लाहौर में बड़ा मशहूर क्लब है जिम खाना क्लब। तो वो उसके क्या है, लोगों ने मेंबरशिप ली हुई होती है। तो जो वो बिज़नेस होता है वो क्या करता है अपने मेंबर्स को क्या करता है डिफरेंट सर्विसेज देता है, डिफरेंट ऑप्शंस ऑफर करता है, तो वो जो उससे जो इनकम अर्न कर रहा होता है, ड्राइव कर रहा होता है, वो उस क्लब की, उस वो कंपनी की एज़ ए या उस बिज़नेस की बिज़नेस इनकम होती है, ठीक है? अगर आप कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, लीज़ पर दे देते हैं, रेंट पर दे देते हैं, आपका ये रेगुलर काम करते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी में भी व्हीकल्स आते हैं, कार्स आती हैं, जिस तरह रेंट ए कार का बहुत ज़्यादा मशहूर बिज़नेस है। आप रेंट पे गाड़ी लेते भी होंगे, बाइक्स लेते होंगे, ठीक है? तो ये आपका फॉल करता है, सारे के सारे बिज़नेस में फॉल करता है। ये अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। इससे पहले देखते हैं कि जनाब हमारा जो चैप्टर है इसमें एक्चुअली में हमने करना क्या है। ठीक है, हम अब आते हैं एक्सेल की तरफ। जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस थोड़ा सा इसको सही ज्यादा कर देते हैं जी। जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस आपको पता है कि जब कोई बिज़नेस हो, तो बिज़नेस की तो हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग क्या है? कोई भी ट्रांज़ैक्शन हुई हो, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद उसको लेजर में पोस्ट करते हैं। लेजर में पोस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं? उसको ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करने के बाद हम उससे फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्योंकि हमारा जो टैक्स है वो डील करता है इनकम से, प्रॉफिट से। तो हमारी कौन-सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो इनकम या प्रॉफिट के बारे में बताती है? जी, एसओसीआई इनकम फ्रॉम सॉरी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है? इसमें हम बनाते हैं प्रॉपर्ली सेल्स,
सेल्स लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है, लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हमारे पास ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, फिर हम इंटरेस्ट एक्सपेंस, अदर इनकम ऐड करते हैं, ठीक है? इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस करते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। जब हम ऑलरेडी प्रॉफिट बिफोर टैक्स एसओसीआई में कैलकुलेट कर चुके होते हैं, तो सिंपली हमें क्या करना चाहिए? हमें टैक्स रेट अप्लाई करना चाहिए, ठीक है? हमारे पास क्या आ जाएगा? टैक्स पेएबल आ जाएगा और हमारे पास हम जब हम टैक्स एसओसीआई वाले प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जब हम लेस करेंगे टैक्स पेएबल या टैक्स एक्सपेंस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाना चाहिए। ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह क्या है? अब अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं, हमारे पास क्या होते हैं? 5 होते हैं, हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, एक्सपेंस एंड इनकम। अब जो अकाउंटिंग में एक्सपेंस की डेफिनेशन है और या जो अकाउंटिंग में एक्सपेंस रिकॉर्ड करने का क्राइटेरिया है या इनकम रिकॉर्ड करने का क्राइटेरिया है, टैक्स में कुछ जगह पर वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है? मोस्ट कॉमन एग्जांपल, अकाउंटिंग में हम एस्टिमेट लगाते हैं, कुछ जैसे कुछ हम एक्सपेंस बुक करते हैं एस्टिमेट्स की बेस पर। ठीक है? वो सब मोस्ट कॉमन क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है? एनआरवी राइट डाउन ऑफ इन्वेंटरी, इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। लेकिन टैक्स कहते हैं जनाब, मैं नोशनल इनकम को कंसीडर करूंगा। सॉरी, नोशनल नहीं, मैं नोशनल एक्सपेंसेस और इनकम को कंसीडर नहीं करूंगा जो बिजनेस ने ड्यूरिंग द ईयर एक्चुअल या रियल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस इनकर या जो इनकम जो एक्सपेंस इनकर किए हैं या जो इनकम जो या जो गेन रियलाइज किए हैं, वो मैं कंसीडर करूंगा। तो यहां पर क्या आ गया? मेरे अकाउंटिंग एंड टैक्स प्रिंसिपल्स में डिफरेंस आ गया। तो इस वजह से, तो इस अगर मैं सिर्फ यही बात देखूं, तो मेरा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग है, वो मेरा टैक्स के लिए गलत हो जाएगा। तो फिर हम इसमें क्या करते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस में जो हमने एक्चुअली में करना है, हम क्या करेंगे? हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? वो हमें बताएगा कि आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना था। ठीक है? मैं यहां पर लिख दूंगा, लेट्स सपोज अमाउंट 1000 रुपए। इसमें ऐड हम कर दें, क्योंकि इसमें हमारे क्या किए हुए, हमने एक्सपेंसेस लेस किए हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, अपने इनकम स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है? तो हम यहां पर जो हमारे इनएडमिसिबल, जहां पर जो हमारे इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जो हमें क्या है, लॉ कहता है कि वो आपको जी अलाउ नहीं है, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है? वो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसमें ऐड करते जाएंगे। और भी काफी सारे हैं, हम देखेंगे। हमने अभी आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपका एक मशहूर जमाना सेक्शन 21 है आपका, किसका? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, इनकम टैक्स लॉ का, जो कहता है कि जनाब अगर ये कंडीशंस मीट ना हुई तो आपको रेलेवेंट एक्सपेंस, हर एक्सपेंस की रेलेवेंट उन्होंने कंडीशन बताई हुई है, अगर ये कंडीशन मीट ना हुई तो आपको एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। अकाउंटिंग में तो ऑलरेडी हमने लेस किया हुआ होता है, जो जब वो डिसअलाउ होगा हम यहाँ पर वो ऐड बैक कर देंगे। ठीक है? जैसे कि सैलरी, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सैलरी पेड इन कैश, क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं कहता हूँ मैंने 26,000 की सैलरी पे की है, कैश में पे कर दिया जी। प्रोविजन कितनी थी? 15,000 की जी। ये क्योंकि अलाउ ही नहीं है तो मैंने ऐड बैक कर दी। ठीक है? मैं यहाँ पर लेस करूंगा, कोई ऐसे एक्सपेंसेस होंगे, ऐसी कोई एडजस्टमेंट्स होंगी जो अकाउंटिंग में तो अभी एज एक्सपेंस नहीं थी। ठीक है? लेकिन टैक्स में वो क्या है, वो हो जाएगी मेरी एज एक्सपेंस हो जाएंगी। मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, अकाउंटिंग हम रिकॉर्ड करते हैं एक्रूअल बेसिस पर। ठीक है? ईयर एंड पर जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं, हम वो एज एसेट शो करवाते हैं बैलेंस शीट पर। जो हमारे अनअर्न्ड, जो हमने एडवांस में कस्टमर से पैसे लिए होते हैं, वो हमारी इनकम नहीं होती, वो हम शो करवाते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यूज एज ए करंट लायबिलिटी शो करवाते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। हो सकता है रेलेवेंट कोई एक्सपेंस जो कि मेरा अकाउंटिंग में तो हम अक्रूवल बेसिस ही फॉलो करते हैं, मे बी हो सकता है कि वो रेलेवेंट एक्सपेंस
जो हेड है वो आइटम है, टैक्स में मुझे अलाउ हो कैश बेसिस पर, ठीक है? तो क्योंकि अकाउंटिंग में तो मैंने लेस नहीं किया हुआ ना अकाउंटिंग प्रॉफिट में से, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि प्रीपेड जो इंश्योरेंस था, जो कि अकाउंटिंग मेरा एक्सपेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि लॉ कह रहा है कि जनाब इंश्योरेंस जो आपके एक्सपेंस है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है कि एक्चुअली में ना हो, आपको समझाने के लिए। वो लॉ कहता है कि जनाब प्रीपेड जो इंश्योरेंस है, वो आपको जो है प्रीमियम पेमेंट बेसिस पर अलाउ है, तो मैं यहाँ पर वो क्या कर दूँगा, लेस कर दूँगा, ठीक है? जहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, डिडक्शंस जो भी होंगी। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि जो आपकी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है, लॉ कहता है जनाब हो सकता है मैनेजमेंट अपना प्रॉफिट अंडरस्टेट करने के लिए अपना जब प्रॉफिट कम होगा तो ऑटोमेटिकली टैक्स भी कम होगा, ठीक है? तो क्योंकि आपको पता है डेप्रिसिएशन आपका है एस्टिमेशन बेस्ड एक्सपेंस है। आप उसमें एस्टिमेट लगाते हैं, लाइफ आपकी एस्टिमेटेड होती है, आपके रेट्स एस्टिमेटेड होते हैं, आपकी रेज़िडुअल वैल्यू क्या होती है, एस्टिमेटेड होती है, ठीक है? तो मे बी आप एस्टिमेट्स ऐसे लगाएँ कि आपके एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए, आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएँ। उससे आपका टैक्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एफबीआर कहता है जनाब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। जितनी आपने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लेस की हुई है, वो आप क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। ये हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है पूरा वो है डेप्रिसिएशन के ऊपर और अमोर्टाइज़ेशन दोनों अलाउ नहीं है, ठीक है? अकाउंटिंग वाली। टैक्स वाली उन्होंने अपने रेट्स बता दिए हैं कि अगर प्लांट एंड मशीनरी है 15%, बिल्डिंग है 10%, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स है 25%, ठीक है? ये डिफरेंट रेट्स उन्होंने दे दिए हैं। तो रेट हम जब वहां पर पढ़ेंगे तो कंफर्म कर लेंगे, ठीक है? मैं यहां पर वो क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। अमोर्टाइजेशन मैं क्या कर दूंगा, 25,000 में 50,000 कर लेते हैं, ऐड कर देंगे। हम यहाँ पे लेस कर देंगे टैक्स डेप्रिसिएशन। टैक्स अमोर्टाइजेशन, ठीक है? ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। जब ये सारी एडजस्टमेंट्स हो जाएँगी तो मैं क्या करूँगा, इन सारी एडजस्टमेंट्स को करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर प्रॉपर फिगर आ जाएगी। इसको हम कहते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट्स। अब देखिए जो पहले थे मैंने कहा जो हमारे अकाउंटिंग वाले कौन से थे? अकाउंटिंग प्रॉफिट, ठीक है ना? प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट एज़ पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मैंने क्या कैलकुलेट करना है? टैक्सेबल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं। तो मैंने जो हमारा पर्पज़ है, ऑब्जेक्टिव है, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। हमें ये चीज़ गिवन होगी। हमने बहुत सारी एडजस्टमेंट्स, बहुत सारे रूल्स पढ़ने हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ पर पहुँचने के लिए। तो हमारे 2 चैप्टर्स हैं, जिसमें हम चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे कि कौन सी चीज़ें अलाउ हैं, कौन सी चीज़ें अलाउ नहीं हैं और किस तरह से हमने कौन-सा क्राइटेरिया फॉलो करना है। जी, अब हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, यहाँ पर है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इनकम फ्रॉम बिज़नेस, ठीक है? जी, पहला पॉइंट, ए रेज़िडेंट पर्सन इज़ टैक्स्ड ऑन हिज़ वर्ल्ड वाइड बिज़नेस इनकम। हम पहले ये पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 में, बेसिक कांसेप्ट ऑफ टैक्सेशन में। पर्सन का सबसे पहले हमने डिटरमाइन करना है रेज़िडेंट एंड नॉन रेज़िडेंट पर स्टेटस। अगर रेज़िडेंट पर्सन है, तो उसने अपनी हर इनकम, ओवरऑल इनकम का जो भी वर्ल्ड वाइड उसने अर्न की होगी उस पर उन्हें टैक्स पे करना है, ठीक है? तो रेजिडेंट पर्सन है, चाहे उसका इनकम फ्रॉम बिजनेस है, सैलरी है, अदर सोर्स है, कैपिटल गेन है, जो भी है रेजिडेंट पर्सन है, तो वो वर्ल्ड वाइड इनकम पर क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है, वो सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम फ्रॉम बिजनेस जो होगी उस पर टैक्स पे करेगा। पहला पॉइंट, income may be recorded using the cash or accrual basis of accounting, ठीक है? इनकम में बी रिकॉर्डेड यूजिंग द कैश और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जो कंपनीज हैं उनको लॉ कहता है, टैक्स लॉ कहता है कि जनाब आपने क्या करनी है, अक्रूवल बेसिस ही फॉलो करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिविजुअल और एओपी के पास ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हम इस चैप्टर के एंड में वो पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पर हम जाके पढ़ेंगे ये यहाँ पर।
कौन सा मेथड फॉलो करने हैं, कैश बेसिस फॉलो करना है या एक्रूअल बेसिस फॉलो करने हैं, ठीक है ना? हम इस चैप्टर के एंड में जाकर पढ़ेंगे। हम फिलहाल प्रॉपर चीज़ें को डिस्कस कर रहे हैं। जी, हम जहाँ पे थे। ठीक है? तो हम कंपनी के पास जब पर्सन के पास ऑप्शंस हैं कि वो कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस फॉलो कर सकता है। लेकिन उन पर्सन में जो कंपनी है, उसके लिए लॉ ने बता दिया है कि वो क्या करेगा, एक्रूअल बेसिस ही फॉलो करेगा। मतलब इंडिविजुअल एंड एओपी के पास दोनों आपका ऑप्शन है। ठीक है? तो हमारे सिलेबस में जो है सिर्फ इंडिविजुअल और एओपी की टैक्सेशन है। जब कोई भी चीज़ कैश बेसिस पर चल रही होती है, तो आपको इनकम भी कैश बेसिस पर अलाउ होती है और आपको एक्सपेंस भी, अगर इनकम कैश बेसिस पर आप चार्ज कर रहे हैं, तो आपको एक्सपेंस भी कैश बेसिस पर चार्ज होगा, अनलेस अदरवाइज़ स्पेसिफाइड। सेम फॉर एक्रूअल बेसिस। अगर आप एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हैं इनकम रिकॉर्ड करने के लिए, तो टैक्स कहता है आपको उसके अगेंस्ट एक्सपेंस भी एक्रूअल बेसिस पर अलाउ होगा, अनलेस अदरवाइज़ स्पेसिफाइड। ठीक है? तो आपने ये ख्याल से पढ़ना है। ये पॉइंट मैंने इसलिए बताया था यहाँ पर, प्रीपेड इंश्योरेंस वाला, ठीक है ना? तो आपने क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि यार जो हमारी बिज़नेस है, क्योंकि हम एओपी और इंडिविजुअल को हमने टैक्सेशन पढ़नी है, वो कैश बेसिस फॉलो कर रहा है या एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहा है? अगर एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहा है, तो सारे एक्रूअल बेसिस पर एक्सपेंस अलाउ होंगे, ठीक है? अनलेस अदरवाइज़ स्पेसिफाइड। अगर कहीं पर वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बता देता है कि ये जो रेलेवेंट ये एक्सपेंस है, आपको कैश बेसिस पर अलाउ है, तो आप उसको कैश बेसिस पर ही क्या करेंगे, उसका टैक्स ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, जी जो भी एक्सपेंडिचर आपका बिज़नेस के रिलेटेड आपने इनकर किया होगा, वो आपको सारे का सारा अलाउ है उसकी डिडक्शन। हाँ, कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, जो बताती हैं कि अगर ये कंडीशन मीट करेंगी तो फिर अलाउ होगा। वो हम पढ़ेंगे मशहूर ज़माना सेक्शन 21 इनएडमिसिबल डिडक्शंस। ठीक है? जी, ये आपको उन्होंने ये बताया हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, द प्रॉफिट्स व्हिच आर टैक्स्ड अंडर सेक्शन 18 आर द रियल प्रॉफिट्स नॉट नोशनल प्रॉफिट्स। अभी आपको मैंने बात बताई थी कि जो बिज़नेस टैक्स कहता है कि जो आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स गेन रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिस तरह का रिवैल्यूएशन गेन, ठीक है? जिस तरह का आपका हम कह दें मोस्ट कॉमन रिवैल्यूएशन ही है आपने जो पढ़ी हुई यहाँ पर आईएएस 16 के अंदर। और अगर आपने अगर एफआर 2 पढ़ लिए, उसमें आप आईफरएस 9 पढ़ते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें बहुत सारे फेयर वैल्यू गेन हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जो एक्चुअली में हमें रियलाइज नहीं होते। हम क्या करते हैं, नोशनल गेन रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है? तो लॉ टैक्स लॉ कहता है बेशक आप अकाउंटिंग में 100 टाइप के नोशनल गेन रिकॉर्ड कर लें, प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लें अपने जो प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट करने के लिए, ठीक है? लेकिन जो टैक्स पर्पस के लिए सिर्फ आपके वो प्रॉफिट्स होंगे जो आपको रियली में रियलाइज हुए होंगे। मीन्स मैं कहता हूँ कि मेरे पास मैंने शेयर परचेज किए, ₹10 के शेयर परचेज किए थे। अभी आपने आईफरस 9 शायद नहीं पढ़ा होगा, मैं इसको डिस्कस नहीं करता। मैं इसको सिर्फ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, कि उस पे जो रिवैल्यूएशन गेन आप रिकॉर्ड करते हैं या आप जो रिवैल्यूएशन लॉस के जो एक्सपेंस चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, वो आपको अलाउ नहीं होते, डिसअलाउ हो जाते हैं। सिमिलरली जो आपकी यहाँ पर रिवैल्यूएशन है, इम्पेयरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो आपको लॉस आ रहे हैं, जो भी आपके गेन्स होते हैं, जो आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होती है, एनआरवी राइट डाउन होता है, उस तरह के जितने भी नोशनल जो एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस हैं, वो आपको अलाउ नहीं होते। ठीक है? और इस तरह के आपके जो नोशनल गेन्स हैं, वो भी आपको अलाउ नहीं होते। जी, नेक्स्ट चीज़, प्रॉफिट्स कैन अराइज़ ओनली आउट ऑफ ट्रेडिंग रेवेन्यू रिसीट्स। आपने चीज़ें पढ़ी, आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स पढ़ी होंगी अकाउंटिंग के अंदर। अब रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? मेरे पास गुड्स थी, मैंने सेल की, उसके अगेंस्ट मुझे पैसे मिले, ठीक है? वो रेवेन्यू रेवेन्यू रिसीट्स हैं। अब मैंने क्या किया, कंपनी ने बैंक से लोन लिया, वो एक कैपिटल अमाउंट भी होती है, वो कैपिटल रिसीट है। लॉ कहता है कि टैक्स के अंदर भी, अकाउंटिंग में भी सेम होता है, जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो आपकी इनकम है, जो कैपिटल रिसीट्स हैं वो आपकी इनकम नहीं है, वो आपका बैलेंस शीट आइटम होता है, या लायबिलिटी होता है या एसेट होता है, ठीक है? अब यहाँ पर प्रॉफिट्स कैन अराइज ओनली आउट ऑफ ट्रेडिंग या रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स आर नॉट टैक्सेबल। जनरल यही रूल है। अगर स्पेसिफिकली लॉ में कह दिया गया है कि ये जो कैपिटल रिसीट है ये आपकी इनकम है, फिर वो आपकी इनकम कंसिडर की जाएगी, ठीक है? फिर वो लॉ कह रहा है कि जिस साल में आपने इनकम अर्न की होगी, आपने उस गेन्स पर उसी साल क्या करना है, टैक्स पे करना है। लेकिन उन्होंने कुछ कंडीशंस बता दी हैं नीचे कि एक्सेप्शंस हैं
कि अगर ये किसी और टैक्स येयर में जाकर भी पैसे ये मिलते हैं, ये आपको रिकवरीज़ होती हैं, तो फिर आप उसको उस जिस साल में रिकवरी हुई होगी, उस साल में आप टैक्स करवा सकते हैं। ठीक है? ये पहला पॉइंट। रिकवरी इन कैश और काइंड अगेंस्ट ए डिडक्शन, लॉस अलाउड प्रीवियसली अगेंस्ट बिज़नेस इनकम। जी, मोस्ट कॉमन एग्ज़ाम्पल इसकी है कि मैं बैड डेट्स की बात कर लेता हूँ। ये पॉइंट जो 3 है और पॉइंट 2 दोनों को मैं आप पॉइंट 1 दोनों को आपस में ना मैं लिंक करके बता देता हूँ। आपको आज बैड डेट आपको क्या अलाउ हुए, आपको आपने बैड डेट एक्सपेंस क्या किया आपने, वो जो एक्चुअल बैड डेट हुए, प्रोविज़न नहीं, एक्चुअल बैड डेट, ठीक है? जो आपने राइट ऑफ किए इस साल, जो वो आपने एक्सपेंस क्लेम कर लिए, 2 साल के बाद आपको उस कस्टमर से रिकवरी हो जाती है। जिस साल में आपको उस कस्टमर से रिकवरी होगी, उस साल आप उस रिकवरी को अपनी इनकम में ऐड कर देंगे। पहला पॉइंट, गेन ऑन सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स, ठीक है? जिस साल आपको आपने क्या करना है उसको सेल करना है, तो आप उसमें जो गेन आएगा, आप वो टैक्स में ऐड कर देंगे। वो क्या प्रोसीजर हम सीखेंगे। सेम फॉर ईयर। ये पॉइंट जो थर्ड 4th पॉइंट है कि जब ये हम आपने पढ़ा था आपकी जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, उसमें हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे भी सेम रूल है कि आपको अगर एक डिडक्शन सॉरी अक्रूवल बेसिस पर अलाउ है, ठीक है? तो आप अक्रूवल बेसिस पर आप क्या एंट्री करते हैं? एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। और अगर आपने वो लायबिलिटी 3 साल में पे नहीं की, जैसे 3 साल कंप्लीट हो गए, जो उससे नेक्स्ट ईयर होगा, टैक्स ईयर होगा, उसमें आप दोबारा क्या कर देंगे? अपनी इनकम में ऐड कर देंगे। अगर आपने एक बिज़नेस खत्म कर दिया है और खत्म करने के बाद किसी नेक्स्ट ईयर में आपको उससे कोई ऐसे कोई आप फंड रिसीवेबल थे, आपको रिकवर हो जाते हैं, तो लॉ कहता है वो आपकी क्या है, आपने उसको क्या करना है, उस पे टैक्स करवाना है। तो ये था हमारा आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा स्पेकुलेशन बिज़नेस है, उसको हम एंड में डिस्कस करेंगे और कल हम अपना मशहूर ज़माना सेक्शन इनएडमिसिबल डिडक्शंस सेक्शन 21 डिस्कस करेंगे इन डिटेल विद इन डिटेल्ड एग्जांपल्स, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। जी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू।